नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का अपना टॉपिक है मछली पकड़ने के बारे में। जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय, उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने आखेट और संग्रहण के बारे में, एकत्रीकरण के बारे में पढ़ा। आज बढ़ेंगे हम तीसरा इसमें मछली पकड़ना। कि मछली पकड़ना यह भी एक क्या है, प्राचीनतम एक व्यवसाय है जो प्राचीन समय से ही जो आदिवासी जनजातियाँ हैं या वर्तमान में भी अनेक प्रकार की ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके द्वारा मछली पकड़ने का कार्य वर्तमान में भी किया जाता है। लेकिन इसमें प्राचीन समय से वर्तमान समय तक के जो इसमें परिवर्तन हुए हैं उसमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है कि अत्यधिक इसमें परिवर्तन हुआ है। प्राचीन समय में जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी वो किसके लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने भोजन के लिए उस मछलियों को पकड़ा जाता था या उसका शिकार जो पकड़ने का कार्य किया जाता था। वर्तमान समय में क्या है, इसकी मांग अत्यधिक बढ़ने के कारण से या अन्य उपयोगों में भी इसको लेने के कारण से इसके आधुनिकरण हुआ है। इसमें एक व्यावसायिक तरीके से मछली पकड़ने का कार्य वर्तमान में किया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज मछली पकड़ना, जो एक प्राथमिक व्यवसाय है, एक प्राथमिक क्रिया है जो प्राचीन समय से ही मानव के द्वारा की जा रही है। जिसमें देखो, मानव है मछली पकड़ने का कार्य जब करता है या मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है, यह व्यवसाय करने के लिए मानव को क्या है, अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक अवरोध है उन्हें अनेक प्रकार के प्राकृतिक अवरोधों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जैसे जो समुद्र है या जो झील है, उनमें जैसे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे तूफान है या जो लहरें हैं उनका सामना करना पड़ता है, उसमें तूफान आ जाते हैं, कभी कभी उनका सामना करना पड़ता है। या अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक अवरोध है, जब झीलें हैं वो जम जाती हैं तो उसमें किस प्रकार से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उनके बारे में हमने जनजातियों में पढ़ा था। एस्किमो, बुशमैन, जो एस्किमो जनजाति उसके द्वारा मछली पकड़ने का कार्य अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार से है कि मानव को प्राकृतिक अवरोधों का इसमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। किस व्यवसाय में, जो प्राथमिक व्यवसाय का एक क्रिया है या एक आर्थिक क्रिया है जो कौन सी है, मछली पकड़ना। दूसरा इसमें आता है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो मछलियाँ हैं वो ही पकड़ी जाती हैं। किस व्यवसाय में या इस आर्थिक क्रिया में जो प्राकृतिक रूप से जो मछलियां उपलब्ध होती हैं, जिसको किसी प्रकार से कोई पाला नहीं जाता है, जो स्वतः प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न होती हैं, प्रकृति द्वारा अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उन मछलियों को इस व्यवसाय में प्राचीन समय से पकड़ा जाता है या इस आर्थिक क्रिया में प्राचीन समय से उसको पकड़ने का कार्य किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से देखो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मछलियाँ, जिसमें झील है, तालाब है, पोखर है, जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, तथा जो समुद्र हैं, तथा तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य बहुतायत से किया जाता है या अधिक किया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। अगला इसमें कि मछली भोजन के अलावा, मछली से देखो किसी जो प्राथमिक इसकी आवश्यकता है वो किसके लिए है, भोजन के लिए है। कि किस लिए पकड़ी जाती हैं, भोजन के लिए पकड़ी जाती हैं। लेकिन ये भोजन के अलावा इसको और किस काम में या किस उपयोग में लिया जाता है, तो भोजन के अलावा इसमें चमड़े के रूप में इसकी चमड़ा है जो काम में लिया जाता है। इससे क्या बनाई जाती है, खाद भी बनाई जाती है। इससे क्या है, तेल भी प्राप्त किया जाता है, तेल जो बनाया जाता है। तो ये सभी क्रियाओं के लिए भी क्या है, मछली पकड़ने का कार्य विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है और अलग अलग जल स्रोतों में किया जाता है। ठीक है, यानी मछली पे जो अलग अलग जल स्रोतों में अलग अलग प्रकार, आकार प्रकार की पाई जाती हैं और अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं, उसी के अनुरूप वहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके कारण आगे है कि तकनीकी विकास है। कि देखो, प्राचीन समय में जिस प्रकार से मछलियाँ पकड़ी जाती थी और एक आधुनिक समय में जो मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। कि प्राचीन समय में जो पकड़ी जाती थी और वर्तमान में पकड़ी जाती है उसमें तकनीकी विकास अत्यधिक हुआ है। तकनीकी विकास के कारण से और जनसंख्या जो बढ़ी है, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से इसमें उदर पूर्ति के मांग के कारण से इसमें क्या हुआ, आधुनिकरण हुआ है। कि बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी विकास और बढ़ती जनसंख्या की जो उदर पूर्ति यानी पेट पूर्ति के लिए या भोजन की पूर्ति के लिए या भोजन में जिस मछली को या मछली को उपयोग किया जाता है तो उसको पूरा करने के लिए आधुनिकरण हुआ है। किसका, मछली पकड़ने का जो कार्य है उसमें आधुनिकीकरण हुआ है। आगे आता है कि ताजे पानी की जो स्रोत हैं, क्षेत्र है या झीलें हैं, तालाब, जो भी स्रोत है जिसमें पानी बहता रहता है, ताजे पानी के जो स्रोत हैं, तथा खुले जो समुद्र हैं, ताजे पानी के स्रोत तथा खुले जो समुद्र है, उन क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य बहुतायत से किया जाता है या अधिक किया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। क्योंकि मछलियों को जो खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ उन क्षेत्रों में प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से मछलियाँ वहाँ पे उपलब्ध होती हैं या मछलियाँ वहाँ पे अत्यधिक पाई जाती हैं।
जो आगे के चैप्टर में हम देखो मछलियों के जो क्षेत्र है, कौन कौन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मछली पकड़ना एक प्राथमिक व्यवसाय है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो समुद्री क्षेत्रों में भी जो खुले समुद्र, एक तो देखो ताजे पानी के जो स्रोत हैं, दूसरा इसमें आता है जो खुले समुद्र हैं, उन्हें खुले समुद्रों में या समुद्रों में देखो मछलियाँ कौन कौन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। तो इसमें देखो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी व गर्म जलधाराएं जो मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, उन्हें मिलन स्थलों पर मछलियां क्या होती हैं, अधिक पकड़ी जाती हैं या अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान परिवर्तित होता है और तापमान परिवर्तित होने के कारण मछलियां कहाँ पे आ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं। जब दोनों दिशाओं में या जो विपरीत दिशाओं में आकर एक गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो उस क्षेत्र विशेष का या उस जो उससे बनने वाली जलधारा है उसका तापक्रम क्या होता है, परिवर्तित होता है, और तापक्रम परिवर्तित होने के कारण जो मछलियां उस तापक्रम को सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे कारण वो कहाँ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं। और सतह पर आने के कारण उन क्षेत्रों में देखो मछलियां क्या होती हैं, अधिक पकड़ी जाती हैं। जो कौन सी हैं, समुद्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी व गर्म जलधाराओं के मिलन स्थलों पर अधिक पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी मछली पकड़ने का कार्य जो प्राचीन व्यवसाय है, और कौन कौन क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं, किस प्रकार से पकड़ी जाती हैं, इसमें वर्तमान और जो प्राचीन है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में। अगला इसमें हमारा आता है कि विश्व के मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं, विश्व में कहाँ कहाँ मछली पकड़ी जाती हैं, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उसमें भारत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विश्व के मछली पकड़ने के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहाँ पे सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं या सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो उसमें देखो मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, जहाँ पे विश्व में मछली पकड़ने का कार्य या मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं। जिसमें पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र है। जो महासागर है उत्तरी प्रशांत यानी प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी प्रशांत महासागर का तटीयवर्ती क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य अधिक किया जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर का तटीयवर्ती क्षेत्र। दूसरा इसमें आता है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। अटलांटिक जो महासागर है उस अटलांटिक महासागर का भी कौन सा, उत्तरी अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, यानी अटलांटिक महासागर का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, और वो भी कौन सी तरफ का तटीय क्षेत्र है, अमेरिका की तरफ का तटीय क्षेत्र है। या अगर हम देखें अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या पकड़ी जाती हैं, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तीसरा इसमें आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र है, उत्तरी और पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, तो यह भी अटलांटिक महासागर की तरफ ही आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या पकड़ी जाती हैं, मछली पकड़ने का कार्य विश्व में किया जाता है। और चौथा इसमें आता है लास्ट जापान सागर क्षेत्र है। जापान के पास निकटवर्ती जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर में, उस जापान सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी क्या पकड़ी जाती हैं, मछली पकड़ने का कार्य विश्व में बहुतायत से किया जाता है। जो मुख्य रूप से कितने हैं, विश्व में मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं कितने हैं, 4 क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, तीसरा इसमें आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, और चौथा इसमें आता है जापान सागरीय क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे विश्व में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके बाद में आता है चौथा जो हमारा प्राथमिक व्यवसाय आता है पशुचारण। पहला हमने पढ़ा आखेट के बारे में, दूसरा संगणन एकत्रीकरण के बारे में, तीसरा मछली पकड़ने के बारे में। चौथा इसमें आता है पशुचारण। क्या होता है, तो पशुचारण मुख्य रूप से देखो पशु चराने या पशुपालन जो किया जाता है उसको चराने की एक प्रक्रिया है जो प्राचीन समय से क्या है आदि मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा की जा रही है। जिसमें देखो आखेट है तथा संग्रहण क्रिया के बाद है जो प्राथमिक व्यवसाय है, आखेट तथा संग्रहण क्रिया के बाद यह एक तीसरा व्यवसाय है जो कौन सा है, पशुपालन है या पशुचारण है। जिसमें मुख्य रूप से पशुओं को क्या है, पालतू बनाया जाता है कि जिन्हें प्राकृतिक दशाओं में मनुष्य निवास करता है, और उन्हीं दशाओं में या उन्हीं प्राकृतिक वातावरण में जैसे जो पशु या जानवर पाए जाते हैं उन पशुओं को वहाँ पे क्या बनाया जाता है, पालतू बनाया जाता है या उनको वहाँ पे पाला जाता है और अलग अलग कार्यों में उनका उपयोग किया जाता है। तो उनके बारे में है पशुचारण के बारे में। तो देखो आखेट तथा संगणन के बाद ये क्या है,
जिससे आखेटवर संगठन से जो आजीविका सही रूप से संचालित नहीं होने के कारण से मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन को अपनाया। और धीरे धीरे मनुष्य ने जिस वातावरण में या जिस प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य दशाओं में रहता था और वहाँ पे पाए जाने वाले जिस प्रकार के जीव थे, उन्हीं जीवों को मनुष्य ने क्या बनाया, पालतू जीव बनाना प्रारंभ किया या मनुष्य ने पालना प्रारंभ किया और उनसे अनेक प्रकार के उत्पाद हैं उनको उपयोग में लेकर अपनी आजीविका निर्वहन की। इसके बाद में कि जहाँ जलवायु उष्ण व शुष्क, देखो कहाँ कहाँ पाले जाते हैं, पशु है, पालतू पशु है या पशुचारण कहाँ कहाँ किया जाता है। पशुचारण भी देखो अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से किया जाता है, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे है कि जहाँ पे पशु पाले जाते हैं या पशुचारण कौन कौन क्षेत्रों में किया जाता है विश्व में, तो उसके देखो मुख्य रूप से किस जलवायु में किया जाता है, तो जहाँ पे उष्ण व शुष्क जलवायु पाई जाती है, कि जिन क्षेत्रों में उष्ण या शुष्क जलवायु पाई जाती है या जिन क्षेत्रों में शीतोष्ण व शुष्क तथा धरातल उबड़ खाबड़ होता है और पर्वतीय होता है, कि धरातल उबड़ खाबड़ होता है या धरातल कैसा होता है, पर्वतीय क्षेत्र होती हैं, या जहाँ पे शीतोष्ण या शुष्क जलवायु पाई जाती है या जहाँ पे उष्ण व शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पशुचारण का कार्य अधिक किया जाता है या पशुचारण उन्हीं क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। ठीक है, तो यह है पशुचारण के बारे में। अब आगे इसमें पढ़ेंगे हमें पशुचारण के जो प्रमुख पशुपालन क्षेत्र हैं उनके बारे में, कि विश्व के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। अब देखो आगे है पशुपालन के क्षेत्रों के बारे में, जिसमें हमने देखो पशुपालन के बारे में पढ़ा, दो चौथा प्राथमिक व्यवसाय है, उसके बाद में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे पशुपालन अधिकता से किया जाता है या पशुपालन अधिक की वहाँ पे किया जाता है। तो विश्व में मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और तीसरा इसमें आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, और चौथा आता है पर्वतीय क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे निवास करने वाले लोगों के द्वारा या जनजाति है उनके द्वारा पशुपालन या पशुचारण किया जाता है। तो विश्व के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं, जिसमें पहले के बारे में पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो देखो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से अक्षांशों के मध्य हैं, कि जिसमें मुख्य रूप से यह 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले जो घास के मैदान है वो कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पे होती है, यानी वार्षिक वर्षा का औसत कितना पाया जाता है, 100 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। और वहाँ पे पाए जाने वाली घास है, उस घास की लंबाई कितनी है, 1.8 से 3 मीटर तक एक घास की लंबाई पाई जाती है, या घास की ऊंचाई है 1.8 से 3 मीटर तक पाई जाती है। ये इतनी ऊंची ऊंची यहाँ पे घासें पाई जाती है। अक्षांश है वहाँ पे होने वाली वर्षा है और वहाँ पे पाई जाने वाली घास की ऊंचाई है, जो कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये मैदान है देखो अलग अलग क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे सूडान में इन्हें क्या कहा जाता है, सवाना घास के मैदान है, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि सवाना घास के मैदान है, सवाना क्या है, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कहाँ पे है, सूडान में। दूसरा है वेनेजुएला, जिन्हें क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। इसके बाद में आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील में क्या है, पंपाज है। और दक्षिणी अफ्रीका में इसे पार्कलैंड कहा जाता है, कि पार्कलैंड क्या है, जो क्वेश्चन भी एक बुक में पार्कलैंड क्या है, तो पार्कलैंड एक क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, जो कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ही क्या कहा जाता है, पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यह है पहला पशुपालन क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में या घास के मैदान है कौन से अक्षांशों में पाए जाते हैं, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। और जहाँ पे वर्षा का औसत कितना पाया जाता है, 50 सेंटीमीटर वर्षा का औसत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाया जाता है। ठीक है,
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा का औसत कितना है 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा का वार्षिक औसत पाया जाता है, जिसमें देखो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे स्टेपीज जो घास के मैदान है, जो हमें मध्य एशिया के बारे में पढ़ाता है, स्टेपीज जो घास के मैदान, जो रूस में स्टेपीज घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में उसे क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। देखो एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिन्हें ब्राजील में पंपाज कहा जाता है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है। तो ये घास के मैदान है दो प्रकार के, दो जो मुख्य पशुपालन क्षेत्र है। उसके बाद में तीसरा पशुपालन क्षेत्र आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र आता है। तीसरा पशुपालन क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है कि विश्व में जो मरुस्थल होते हैं या मरुस्थल जो पाए जाते हैं, उन मरुस्थलों में निवास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। जैसे थार का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है। इन सभी विश्व की जो अन्य और मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में भी निवास करने वाले लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। तो यह भी एक तीसरा क्या है, पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र है। चौथा है कि पर्वतीय क्षेत्र है कि विश्व में जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं या विश्व में जितने भी पर्वतीय भाग हैं, उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के द्वारा या वहाँ पे निवास करने वाली जनजाति के द्वारा भी क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। तो यह विश्व के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र है, जो कितने हैं, 4 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है या 4 क्षेत्र हैं। वो पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन घास के उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं, उनके बारे में, ये कौन से अक्षांशों में है, इनके बारे में पढ़ा। अगला आता है इसमें कि व्यवसाय है जो पशुचारण है, यह एक प्राचीन क्रिया है या प्राचीन जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली एक आर्थिक क्रिया है। यह व्यवसाय देखो आदिम ढंग से भी किया जाता है और इसके साथ साथ ये अति विकसित और वैज्ञानिक जो ढंग है उस ढंग से भी व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है या व्यापारिक स्तर पर भी इसका विकास किया गया है या व्यापारिक स्तर पर भी इसको पशुचारण किया जाता है। यानी कि व्यवसायिक जो आदिम ढंग से तथा वर्तमान में जो अति आधुनिक या जो तकनीकी है वैज्ञानिक ढंग से और व्यापारिक स्तर पर भी क्या है, पशुचारण वर्तमान समय में किया जाता है, जिसके लिए एक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पशु पाले जाते हैं, उनके बाड़े बनाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और जिसमें मुख्य रूप से देखो व्यापारिक स्तर पर है और एक है आदिम जो तरीके से है, तो उसके आधार पर इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है चलवासी पशुचारण और दूसरा कौन सा होता है, वाणिज्यिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण जो अपनी जीविका निर्वहन करने के लिए किए जाने वाला पशुचारण है, जो चलवासी पशुचारण कहलाता है। और एक व्यापार की दृष्टि से आधुनिक तकनीकी के आधार पे एक वैज्ञानिक रीति से किया जाने वाला पशुचारण है, वो कौन सा पशुचारण है, वाणिज्यिक पशुचारण के नाम से जाना जाता है। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण के बारे में कि चलवासी पशुचारण क्या है, या ऐसे पूछ ले कि चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए या चलवासी पशुचारण किसे कहा जाता है। तो यह देखो मुख्य रूप से पहले इसकी विशेषता है कि यह जीवन निर्वाह की एक क्रिया है कि अपना जीवन निर्वहन करने के लिए, एक जीवन जीने के लिए या अपनी आजीविका संचालित चलाने के लिए एक आर्थिक क्रिया है, जो कौन सी है, चलवासी पशुचारण है। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, अपनी जीविका निर्वहन करने के लिए चलवासी पशुचारण किया जाता है। दूसरा इसमें आता है कि पशुपालन का जो साधारण रूप है, पशुपालन है वो एक साधारण तरीके से किया जाता है, साधारण रूप है, किसी भी वैज्ञानिक रीति से या वैज्ञानिक तरीके से इसमें पशुपालन नहीं किया जाता, साधारण तरीके से इसमें पशुपालन किया जाता है। और इसमें जो भी पशु पाले जाते हैं वो सभी पशु किस पे आधारित होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित होते हैं। कि जो भी पशुपालन इसमें किया जाता है, जो भी पशु होते हैं तो उनको चारे के लिए कहाँ ले जाया जाता है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसमें उनको चराया जाता है, उसमें उसके चारे की आपूर्ति की जाती है, उस पर वो क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तीसरा आता है कि इसमें चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग होता है, यानी अत्यधिक क्षेत्र में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाया जाता है। तो भूमि का इसमें क्या होता है, लंबे क्षेत्र में एक विस्तृत उपयोग भूमि का इसमें किया जाता है।
चौथा है कि इन चलवासी पशुजाड़ में जो भी व्यक्ति या जो भी जनजातियां इसमें संलग्न है, उनकी संपत्ति ये पशुएं होते हैं, वो इनके साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऋतु प्रवास भी करते हैं। दूर दूर के क्षेत्रों में उनको चराने के लिए ले जाते हैं और उनके साथ ही रहते हैं, वहीं पे निवास करते हैं। जो कबीलों में निवास करते हैं, अधिकांश जो होते हैं पशुपालक होते हैं वो कबीलों में निवास करते हैं। तो इनकी संपत्ति होती है वो ये पशु होते हैं, कि इनकी जो भी संपत्ति है निजी, वो सिर्फ क्या होते हैं, पशु होते हैं जो इनके द्वारा पाले जाते हैं। पांचवें इसमें आता है अधिकांश जो चरवाहे होते हैं वो किस में निवास करते हैं, अपने अपने कबीलों में निवास करते हैं, एक संगठन में, एक समुदाय में निवास करते हैं और एक समुदाय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो क्या करते हैं, पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। छठा है इसमें इसकी पशुपालन की जो विधि है, विधि प्राचीन है इसकी, कि प्राचीन तौर तरीके से इसमें क्या किए जाते हैं, पशु पाले जाते हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता या पशुओं का कोई विशेष इसमें ख्याल नहीं रखा जाता है, बल्कि आदिम ढंग से ही प्राचीन जो विधि से इसमें क्या किए जाते हैं, पशुओं का पालन किया जाता है या पशुपालन किया जाता है। साथ में इसमें चारे के लिए ऋतु के अनुसार पशुचारण किया जाता है, कि चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं। चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं। जो एक स्थान से जैसे जो हिमालय प्रदेशों में निवास करने वाली जो जातियाँ हैं, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, भूटिया है, ये जनजातियाँ हैं, ये अपने पशुओं के साथ क्या है, ऋतु प्रवास करती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऋतु के अनुसार पशुचारण करवाती हैं। जब भी ग्रीष्म काल होती है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, और जो ही पर्वतीय क्षेत्रों में जब शीतकाल होती है या शीतकाल का समय आता है, शीत ऋतु आती है, तो ये वापस से मैदानों की तरफ लौट आते हैं, मैदानी क्षेत्र में अपने पशुओं को ले आते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, चारे के लिए क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। पशुपालन या चलवासी पशुचारण में जो भी जनजातियाँ हैं, जो भी पशु पाले जाते हैं, तो उन पशुओं के साथ चारे की उपलब्धता के लिए या चारे के लिए क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 8 में कि दक्षिणी एशिया तथा अफ्रीका में, दक्षिणी एशिया है तथा अफ्रीका है, सारा जो मरुस्थल है, इसमें क्या पाले जाते हैं, देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, अफ्रीका है, सारा मरुस्थल है। इन क्षेत्रों में ऊँट पाले जाते हैं। इन क्षेत्रों में किसके पशु का पालन किया जाता है, ऊँट पाले जाते हैं, ऊँटों का पालन अधिक किया जाता है। तथा ईरान है और अफगानिस्तान है, इन क्षेत्रों में क्या पाले जाते हैं, भेड़ है, बकरियां हैं तथा गधे हैं, खच्चर है, इनका पालन अधिक किया जाता है, जो ईरान और अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे आता है कि मध्य एशिया के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, मध्य एशिया के जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में याक पाले जाते हैं। जो मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक जो है, उस याक का पालन किया जाता है, याक पाले जाते हैं। ठीक है, तथा जो टुंड्रा प्रदेश हैं, उन टुंड्रा प्रदेशों में जो निवास करने वाली जनजातियाँ, उन जनजातियों के द्वारा रेंडियर है, केरिबू है, केरिबू जिसे क्या कहते हैं, बारहसिंगा भी कहते हैं, केरिबू है, उन पशुओं का पालन अधिक किया जाता है। 9 में आता है कि क्षेत्र में कमी, कि दिन प्रतिदिन जो चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है वो घटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्र क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और यह पशुचारण करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि एक विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन दिन प्रतिदिन इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। तो उसके कारण है, मुख्य रूप से 2 कारण है कि वर्तमान में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र घटने के प्रमुख कारण बताइए कि प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। तो इसके मुख्य रूप से कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। पहला तो है कि इसमें कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण करना, एक देश से दूसरे देश है या एक राज्य दूसरे राज्य है, सभी के क्या है, एक राजनीतिक सीमाओं का क्या होता है, निर्धारण होता है। राजनीतिक सीमाएं अधिरोपित की जाती हैं, जिसके लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्या होती हैं, प्रतिबंधित होते हैं, जो अपने इच्छा अनुसार नहीं जा सकते हैं। तो इसमें है कि राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसका अधिरोपण है। और दूसरा इसमें आता है
कि कई जो क्षेत्र हैं या कई जो देश हैं, उन देशों के द्वारा नई बस्तियां बसाने की क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। तो जिन क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है या वन क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में उस देश के द्वारा नई बस्ती बसाने की योजना बनाई जाती है, वहाँ पे नई बस्ती बसाई जाती है और उसके लिए वहाँ पे जो पशुचारण क्षेत्र है वो कम हो जाता है, वहाँ पे बस्तियाँ हो जाती हैं या वहाँ पे जनसंख्या का निवास हो जाता है। तो ये दो कारण है कि जिन कारणों से चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके घटने के प्रमुख दो कारण बताइए, प्रमुख कारण बताइए। तो कौन से हैं? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजनाएं बनाना। ये दो कारण है जिनके कारण से चलवासी पशुचारण का क्षेत्र घट रहा है, सीमित हो रहा है। अगला आता है 10वें कि दक्षिणी जो रूस है, दक्षिणी रूस में जो मध्य एशिया में हमने स्टेपीज जो घास के मैदान के बारे में पढ़ा, दक्षिणी रूस में या स्टेपीज जो घास के मैदान है मध्य एशिया में, तो उसमें जो चलवासी पशुचारण के स्थान पे चलवासी पशुचारण है, उस चलवासी पशुचारण का स्थान किसने ले लिया है? स्थायी कृषि ने ले लिया है कि उन्हें स्टेपीज जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में जो चलवासी पशुचारण होता था, वह चलवासी पशुचारण करने वाले लोग उस क्षेत्र में क्या करते हैं? स्थायी कृषि करते हैं। वर्तमान में एक स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान पर रह के वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। इसके आगे है, अगला आता है कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, भारत में हिमालय जो पर्वतीय श्रृंखला है या हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, उसमें भी कई प्रकार की ऐसी जो जनजातियां वो निवास करती हैं, कई प्रकार की जो जातियों के लोग निवास करते हैं, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, भूटिया है, ये जनजातियां वहाँ पे निवास करती हैं। तो उन जनजातियों के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है कि जो ही ग्रीष्म काल होती हैं तो वो लोग क्या अपने पशुओं के साथ अपने निवास स्थान या अपने जहाँ पे रहते हैं उसको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। और उन क्षेत्रों में जो ही क्या है, शीतकाल का समय आता है, शीत ऋतु आती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर वापस क्या मैदानों की तरफ लौट आते हैं। तो इन लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं? ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ये हमारा चलवासी पशुचारण जो किसके आधार पे है कि आदिम ढंग से जो पशुचारण किया जाता है उसके आधार पे चलवासी पशुचारण है, और एक प्राचीन जो आधुनिक तकनीकी के आधार पे जो क्या किया जाता है? पशुचारण किया जाता है, वो कौन सा पशुचारण है? वाणिज्यिक पशुचारण है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वाणिज्यिक पशुचारण के बारे में। अब देखो अगला दूसरा आता है वाणिज्यिक पशुचारण। पहला हमने पढ़ा चलवासी पशुचारण, दूसरा हमने पढ़ेंगे वाणिज्यिक पशुचारण के बारे में, जो एक व्यापार की दृष्टि से या व्यवसाय की दृष्टि से किया जाने वाला एक पशुचारण है। तो उसमें देखो वाणिज्यिक पशुचारण है जिसका विकास किसके कारण से हुआ कि वर्तमान समय से जो प्राचीन समय है, प्राचीन समय से वर्तमान समय तक अनेक प्रकार की जो तकनीकी है उसका विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई तथा मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण से क्या है, या वृद्धि से जो इस में व्यवसाय में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, जो वर्तमान समय में अधिकांश किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्यिक पशुचारण के आधार पर ही क्या है? पशुपालन किया जाता है। तो उसमें जिस प्रकार से हमने चलवासी पशुचारण की विशेषता पढ़ी, उसी प्रकार से दूसरा इसमें वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताओं के बारे में। जो पहली विशेषता है कि अधिक व्यवस्थित पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जो एक व्यवस्थित यानी एक अच्छी व्यवस्था, इसके लिए जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, इसके लिए अच्छे चारे की व्यवस्था की जाती है, अच्छे इसमें क्या है जो देखभाल की जाती है, इनकी समय पे इन्हें जो टीकाकरण है या जो इसकी प्रजनन व्यवस्था है, इसमें सभी पे क्या है? इस पर ध्यान रखा जाता है। तो अधिक व्यवस्थित है तथा पूंजी प्रधान है, जो एक व्यवसाय है जिसमें पैसे की अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा आता है पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं या बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिन फार्मों को क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। जिन फार्मों को किस नाम से जानते हैं? रेंच कहते हैं। कि पशुओं के लिए या वाणिज्यिक पशुचारण में पशुओं के लिए बनाए जाने वाले बड़े बड़े फार्म या बाड़ों को क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। तीसरा इसमें आता है कि उत्पादों को संशोधित करें, कि उसे संशोधित कर उसे परिष्कृत करें तथा उनको डिब्बाबंद करें। विश्व व्यापार में उनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है या विश्व में उसका व्यापार किया जाता है, विश्व बाजार में उसको बेचा जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। चौथा है इसको जो इनसे प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, जो भी इनसे बनाने वाले हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं, उन उत्पादों को क्या किया जाता है? खराब होने से बचाने के लिए या सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों का उपयोग भी इस व्यवसाय में या इस वाणिज्यिक पशुचारण में किया जाता है।
5 में है कि मुख्य ध्यान इसमें कि वाणिज्यिक पशुचारण में पशुओं के ऊपर या इसमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है या इसमें मुख्य ध्यान किस पे रखा जाता है। तो मुख्य ध्यान इनमें पशुओं के प्रजनन पे रखा जाता है तथा उनके जननी की जो सुधार है उन पे क्या है, उसकी नस्ल सुधार पे उसका क्या है, ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही उस पर जो होने वाली बीमारियाँ हैं उन बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है तथा उनमें स्वास्थ्य पर भी उस पर अत्यधिक ध्यान उन पशुओं का रखा जाता है। किसमें? वाणिज्यिक पशुचारण में। छठा इसमें शीतकाल जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन शीतोष्ण घास के मैदानों में जो वाणिज्यिक पशुचारण है वो अधिक किया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हमने जो पशुचारण के 4 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, जिसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तथा मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है। तो उसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण जो घास के मैदान है उन घास के मैदानों में वाणिज्यिक पशुचारण अधिक किया जाता है, जिनमें हमने देखो अलग अलग क्षेत्रों में उन घास के मैदानों के नाम पढ़े थे। जैसे हमने मध्य जो एशिया में या रूस में हमने पढ़ा था, दक्षिणी पश्चिमी रूस में हमने जो इसके बारे में पढ़ा था, एशिया के बारे में जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज घास का मैदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपाज है तथा ऑस्ट्रेलिया में जिसे डाउन्स कहा जाता है। इस प्रकार के जो घास के मैदान है वो कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में क्या किया जाता है? वाणिज्यिक पशुचारण अधिक किया जाता है। साथ में इसमें कि जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादों के लिए ये व्यवसाय किया जाता है या जो वाणिज्यिक पशुचारण है वो किया जाता है। जैसे डेनमार्क है और न्यूजीलैंड है, इनमें क्या है? दुग्ध उत्पादन के लिए, दूध के उत्पादन के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया में दूध तथा ऊन के उत्पादन के लिए तथा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस व दूध के उत्पादन के लिए इस प्रकार का व्यवसाय अधिक किया जाता है। या विश्व में इस प्रकार के व्यवसाय के लिए ये जो देश हैं वो एक अपना विशेष स्थान रखते हैं, जिसमें कौन से हैं? डेनमार्क और न्यूजीलैंड दूध के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध के लिए अपना विशेष स्थान रखते हैं, जो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? वाणिज्यिक पशुचारण के द्वारा। जो पशु पाले जाते हैं उन पशुओं के द्वारा ये सभी उत्पाद हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। 8वां इसमें कि विश्व में ये वाणिज्यिक जो पशुचारण है वो कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, कौन कौन से देशों में किया जाता है। तो जिसमें देश हैं ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, हॉलैंड, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मुख्य देश हैं या मुख्य क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, अर्जेंटीना और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन क्षेत्रों में या इन देशों में वाणिज्यिक पशुचारण बहुतायत से किया जाता है। ये क्षेत्र हैं जिनमें वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। तो ये हमारा पशुचारण है, जिसमें पशुचारण क्या होता है, पशुचारण कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसमें आदिम ढंग से और वर्तमान तकनीकी के आधार पर किए जाने वाला जो पशुचारण है वो उसके प्रकार कितने हैं। तो 2 आधार पे, एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा आता है इसमें वाणिज्यिक पशुचारण। दोनों के बारे में पढ़ा और दोनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब इसमें आता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। एक चलवासी पशुचारण है और दूसरा कौन सा है? वाणिज्यिक पशुचारण है। चलवासी और एक है वाणिज्यिक पशुचारण में दोनों में अंतर क्या अंतर है? दोनों में जो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी वही विशेषता इसमें क्या है? अंतर है। जैसे इसमें हमने वाणिज्यिक पशुचारण में पढ़ा कि ये अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, तो उसमें क्या है? वो अति प्राचीन है और पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है। कम व्यक्तियों की आवश्यकता और पूंजी की आवश्यकता भी इसमें क्या होती है? कम होती है। इसमें बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहा जाता है, तो एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। और जो चलवासी पशुचारण है वो क्या किया जाता है कि विस्तृत क्षेत्र में किया जाने वाला है कि पशुचारण है। इसमें है कि इसमें आधुनिक तकनीकी का यानी सड़ने से बचाने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए इसमें रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। या आधुनिक तकनीकी से किया जाने वाला है कि जो पशुचारण है। और चलवासी पशुचारण क्या है? एक प्राचीन तकनीकी के द्वारा या प्राचीन विधि के द्वारा किया जाने वाला पशुचारण है। एक इसमें है कि मुख्य ध्यान इसमें प्रजनन, जननिक सुधार तथा इसकी जो बीमारियां हैं इसके स्वास्थ्य का रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है। और इसमें इसके खाद्य जो पदार्थ हैं, हरा चारा है या पौष्टिक चारा है, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन चलवासी पशुचारण में सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति पर क्या होते हैं? पशु आधारित होते हैं। इसमें है कि ये शीतोष्ण घास के क्षेत्रों में किया जाता है और वो कहाँ किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं तथा मरुस्थलीय प्रदेश हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किया जाने वाला पशुचारण है।
तो इसमें हम दोनों में अंतर बता सकते हैं कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या अंतर है, कि दोनों में कोई 4 अंतर बताइए, या दोनों का विस्तार से पूछे कि दोनों का अंतर बताइए। ठीक है, तो ये हमारा चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर है। और हमारा पशुचारण पूरा हो चुका है कि पशुचारण क्या है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसके कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, जो तकनीकी के आधार पे आदिम ढंग से और प्राचीन ढंग से जो किया जाने वाला व्यवसाय उसके कितने प्रकार हैं, तो चलवासी और वाणिज्यिक पशुचारण है, इनके बारे में, और इसकी विशेषता कौन सी विशेषता है, और ये दोनों में अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कृषि के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के प्रकार कितने प्रकार की होती है, किस आधार पर किया जाता है, कृषि क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, और प्राचीन से वर्तमान में किस प्रकार के उसमें परिवर्तन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।